अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज जो इस वीडियो में हमने सीखना है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, टाइटल वगैरह से तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो फ्रिक्शन, जैसा कि हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है। तो इस फ्रिक्शन वाली वीडियो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स जितने भी बुक में चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के दिए हुए वो सारे सॉल्व करेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन क्या है, देखें आप ना पहले थोड़ा सा समझें कि जब आप एक बॉल है, आप लोग अपनी एक्टिविटी में, मतलब बचपन में जब आप खेलते होंगे, फुटबॉल आप लोगों ने खेला होगा, आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, बल्कि शायद अभी भी आप लोग खेलते हो। तो आप लोगों ने कभी देखा हो कि जब भी आप बॉल को फेंकते हो, बॉल को आपने फेंकी ज़मीन पे, वो गिरी, कुछ देर बाद वो जो बॉल होती है, वो बॉल आहिस्ता 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 और ऐसे करते करते उस बॉल की जो है वो मोशन बिल्कुल गायब ही हो जाती है। मतलब वो हरकत करती ही नहीं है, मतलब रेस्ट में आ जाती है। रेस्ट में बॉल आपने फेंकी तो बॉल मोशन करेगी, मूव, हरकत, लेकिन उसकी हरकत आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ कम हो जाएगी ना। थोड़ा इस चीज़ को, इस सिचुएशन को अपने जहन में लेके आए। तो वो जैसे जैसे कम हो रही है और एक पॉइंट आएगा जिसमें वो बॉल रेस्ट पे होगी, जिस पॉइंट पे बॉल रेस्ट पे होगी। तो वो जो बॉल है वो रेस्ट पे कैसे आई है, कैसे रेस्ट पे आई? एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन का मतलब बेसिकली होता है रगड़। ठीक है, रगड़। तो जैसे आप लोगों ने खुरदुरापन, जिसे आप कहते हैं आम लैंग्वेज में रगड़, खुरदुरापन, ठीक है, तो इसे आप कहते हैं फ्रिक्शन। तो हमारे जो, अगर हम देखें मोटर बाइक्स होती हैं, ठीक है, मोटर बाइक्स में भी जो पहिए होते हैं, क्या वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं? नहीं। उन पहियों को जब आप टच करते हैं, जब आप उन पहियों को, व्हील्स को टच करते हो, तो आपको खुरदुरापन, रफनेस सी महसूस होती है। हाँ जी, वही रफनेस, वो खुरदुरापन ही फ्रिक्शन है, वो खुरदुरापन ही फ्रिक्शन है, राइट। तो बहुत जो है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी तरह अगर हम देखें कि जैसे आप कभी भी एक फुटबॉल को किक करते हो, तो फुटबॉल भी एक बहुत, मतलब किक किया आपने एक फुटबॉल को, तो फुटबॉल एक बहुत सारी डिस्टेंस के बाद, हल्का हल्का मूव करने के बाद, एक वक्त आएगा, एक पॉइंट आएगा जिसमें वो फुटबॉल भी फिर रेस्ट में चली जाएगी। ठीक, तो वो भी किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो फ्रिक्शन का अगर हम देखें तो बहुत सारे हमें अपने इर्द गिर्द फ्रिक्शन की एग्जांपल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी। ठीक, इतना अगर हम सड़कों पे, रोड पे आप देखें तो रोड को भी आप जब, सड़क को भी, किसी भी सड़क पर ज़मीन को जब आप टच करते हैं तो आपको रगड़ महसूस होती है। हाँ बिल्कुल होती है रगड़, वही तो फ्रिक्शन है। इसी तरह आप देखें हमारी चप्पलों पे भी, हमारी क्या काम क्या करता है फ्रिक्शन काम क्या करता है? चप्पलों पे भी आप देखेंगे ना, तो चप्पल की जो नीचे वाली साइड होती है, तो जब आप उसे टच करेंगे तो आप देखेंगे वो भी रफ है, मतलब उसमें भी फ्रिक्शन है। तो बेसिकली फ्रिक्शन का काम क्या है? एक्चुअली फ्रिक्शन जो है ना, वो स्लिपिंग से हमें रोकती है, स्लिप होने से। अगर मान लो ज़मीन है, वो बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रगड़, कोई खुरदरापन नहीं है, ठीक है, और इसी तरह मैंने एक चप्पल पहनी जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई खुरदरापन, कोई रफनेस नहीं है। तो अब खुद सोचें, इतनी स्मूथ चप्पल भी, और उस चप्पल के साथ मैं किसी ज़मीन पे चलूं तो क्या मेरी हड्डियां टूटेंगी? बिल्कुल टूटेंगी, मैं गिरूंगी, मैं स्लिप हो जाऊंगी, बहुत बुरा गिरूंगी। क्योंकि अगर चप्पल भी और मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी तो फिर तो हम चल नहीं सकेंगे, फिर तो हम एक कदम चले तो गिर जाएंगे, एक कदम चले तो गिर जाएंगे। तो ये रफनेस, ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो ना तो हम चल नहीं सकेंगे। क्या आप बात समझ रहे हैं मेरी, कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, राइट। तो अब अगर हम आगे चलें तो फ्रिक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे भी मैंने चीज़ लिखी हुई है कि इट इज़ ड्यू टू, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, इट इज़ ड्यू टू रफनेस। ये किस वजह से होती है? रफनेस की वजह से होती है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। वो उसका भी पैराग्राफ हमको बुक में दिया हुआ है।
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का भी। बहरहाल वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, अगर टाइम मिला तो कवर करेंगे ज़रूर। तो अब फ्रिक्शन जो है ये बेसिकली इट अपोज द रिलेटिव मोशन, इट अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करे, दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन, दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करे, रिलेटिव मोशन। अच्छा, इसके अलावा फ्रिक्शन जो है ये हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, फ्रिक्शन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में, नहीं, इसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तो फ्रिक्शन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द सरफेस, ये अलोंग द सरफेस जो है इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे फ्रिक्शन होगा। कभी भी आपको हवा में फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, हवा में कोई फ्रिक्शन मिलेगी आपको? नहीं, ये पर्टिकुलर सरफेस पे आपको जो है फ्रिक्शन मिलती है। ठीक, और फ्रिक्शन हैज़ नो एंगल, फ्रिक्शन कभी भी एंगल नहीं बनाती। कुछ बेसिक बातें ये। तो अब क्या है ना, हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से कुछ चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगी, तो मुझे स्पेस चाहिए। यहाँ पे मैं मान लें ये मैंने एक बनाई बॉडी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लग रही है फ्रिक्शन और यहाँ से मैं इसको कराऊँ मोशन, फोर्स अप्लाई करूँ, एक और फोर्स अप्लाई करूँ, जिसे आप कहते हैं अप्लाइड फोर्स FA। ठीक है, अप्लाइड फोर्स अप्लाई करूँ तो वो यहाँ से मोशन करेगी, मूव करेगी। तो बेसिकली क्या हिसाब है इस चीज़ का? देखिए, फ्रिक्शन जो है, मान लें यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन जो लग रही है, इस तरफ जो एक ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन लग रही है, ये है 2 न्यूटन की। और अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगी 2 न्यूटन ही, अगर मैंने अप्लाइड फोर्स, मतलब जो मैंने फोर्स अप्लाई की है यहाँ से, तो वो भी कितनी हुई? 2 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, ना इधर मूव करेगा ना ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। समझ रहे हैं? ना इधर ना इधर। क्यों? क्योंकि 2 न्यूटन से कैंसिल हो गया, 2 न्यूटन से कैंसिल हो गया। तो ना इधर मूव ना इधर मूव ना इधर मूव, दोनों तरफ मूव करेगा ही नहीं, मतलब रेस्ट में रहेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, ये ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की हम इस तरह भी फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है, बेसिकली फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ही है। तो फ्रिक्शन का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन होता है। फ्रिक्शन भी एक तरह की क्या है? फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अब फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन, दो सरफेसेस के दरमियान जो रिलेटिव मोशन होती है उसको रेजिस्ट करती है। रुकावट, रेजिस्ट मतलब रुकावट। और रिलेटिव मोशन मैंने आपको समझा दिया, बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करे। ठीक है। और जब ऐसा ना हो दो सरफेसेस के दरमियान, तो इसका मतलब उसमें एक फोर्स जनरेट हुई है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है। तो अब फ्रिक्शन जो है, इसके हम टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रिक्शन की 2 टाइप्स हैं यहाँ पे, एक सॉलिड फ्रिक्शन और एक फ्लूइड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जो दो मतलब सॉलिड सरफेसेस के दरमियान हो। ठीक है, वो एक फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिट फोर्स है ना, तो एक अपोजिट फोर्स जो दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान हो। ठीक है। और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स जो लिक्विड या गैस की वजह से हो, ड्यू टू लिक्विड और गैस। इट इज़ अपोजिट फोर्स ड्यू टू लिक्विड और गैस। फ्लूइड का मतलब क्या है? ये जो फ्लूइड है, ये जो टर्म फ्लूइड है, इसका मतलब है लिक्विड और गैस। ठीक है। तो सॉलिड, अभी फ्लूइड फ्रिक्शन हमने पढ़ना नहीं है, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, हमको चाहिए सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, इसी की फर्दर क्लासिफिकेशंस को हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे सॉलिड फ्रिक्शन की 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन की 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एट रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन एट रेस्ट, ये स्टैटिक फ्रिक्शन।
मतलब रेस्ट पे, जब एक बॉडी रेस्ट पे हो और उस पर फ्रिक्शन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने इर्द गिर्द देखें तो काफ़ी चीज़ें आपको रेस्ट में दिखाई देंगी। तो वो जो रेस्ट में है इसका मतलब उन पे एक फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन जो है उसको आप नाम देते हो स्टैटिक फ्रिक्शन का। और कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो और उसमें फ्रिक्शन हो, मोशन में हो और उसमें फ्रिक्शन हो, तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की भी, ये हमारे पास सॉलिड फ्रिक्शन की फर्दर टू टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की भी फर्दर टू टाइप्स हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की फर्दर टू टाइप्स है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन पता है, काइनेटिक जहाँ भी वर्ड आ जाए मतलब मोशन से एसोसिएटेड है, मोशन, मूवमेंट, हरकत। अब हम समझेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन को तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, एक मैं मान लो यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ। ठीक है, टेबल, ये मैंने एक बना दिया टेबल, थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो ये मैंने बना लिया टेबल, और इस टेबल के ऊपर जो है यहाँ पे एक पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऑफ कोर्स मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पे लग रही है फ्रिक्शन, और यहाँ से आगे से मैं फोर्स लगाऊंगी तो ये है अप्लाइड फोर्स। अगर मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, और ये 1 न्यूटन ही फ्रिक्शन है, उस पर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बढ़ा दी, मैंने कर दी 2 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, मैंने फोर्स बढ़ाई, मैंने 2 न्यूटन की फोर्स कर दी, तो ये फ्रिक्शन भी जो है वो 2 न्यूटन की हो जाएगी, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन की हो जाएगी। ठीक है, मैंने अप्लाइड फोर्स जो है 2 न्यूटन से फिर मैंने कर दी 3 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी हो गई 3 न्यूटन। फिर मैंने जब फोर्स और बढ़ाई, मैंने 4 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स, तो क्या होगा, जब जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन करूँगी तो मेरे पास ये मज़ीद फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगी। जैसे पहले मैं जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रही थी फ्रिक्शन भी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे मैंने 4, बल्कि मैं 4 को ऐसे लिखती हूँ ना, इससे डिफरेंट कलर से, 4 न्यूटन मैंने जैसे ही की ना, तो मेरे पास जो अप्लाइड फोर्स मैंने 4 न्यूटन की, तो मेरे पास फ्रिक्शन नहीं बढ़ी, फ्रिक्शन मेरे पास नहीं बढ़ी, बल्कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये आगे को इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, और यही जो फ्रिक्शन है ये 3 न्यूटन की, इसको मैं कहूँगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये एक लिमिट थी। क्या थी? एक यहाँ पे 3 न्यूटन एक लिमिट थी, फिर उससे ज़्यादा मैंने बढ़ाई अप्लाइड फोर्स, तो वो मज़ीद जो है फ्रिक्शन नहीं बढ़ी, मज़ीद फ्रिक्शन नहीं, मेरे 4 न्यूटन की तो फ्रिक्शन नहीं बढ़ी, बल्कि ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ मूव करेगा, हरकत कर जाएगा। ठीक है, झटके से ये ऐसे करके आगे को आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 न्यूटन क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। 3 न्यूटन यहाँ पे क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे लिमिट थी। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये बेसिकली आप कहते हो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। देखो, अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम समझते हैं। अब हम समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रही हूँ, अप्लाइड फोर्स को मैं जैसे जैसे बढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं वैसे वैसे मेरे पास फ्रिक्शन भी बढ़ी, वैसे वैसे मेरे पास फ्रिक्शन भी बढ़ी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये क्या होती है? वेरिएबल। ये बेसिकली ये जो मैंने फ्रिक्शन बताई है आपको, ये स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन आप देख सकते हैं क्या है? वेरिएबल होती है, वेरिएबल क्वांटिटी है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा इट इंक्रीज विद अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स के साथ जो है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है, बट अप टू अ लिमिट, लेकिन एक लिमिट पर, और इस लिमिट को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या थी लिमिट? 3 न्यूटन, राइट। तो ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पूरा जो मैंने आपको समझाया दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसका हम फॉर्मूलाज वगैरह देखते हैं। अब हम आ जाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। काइनेटिक फ्रिक्शन का समझते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से अपोजिट, इट रिमेन्स सेम, या आप कह लो कांस्टेंट। ये सेम रहेगी, आप कह लो कांस्टेंट रहेगी। मतलब जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स, ये मान लें ये टेबल है और मैंने यहाँ पे फोर्स की 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स की, तो यहाँ पे ये 1 न्यूटन की ही यहाँ पे फ्रिक्शन थी। लेकिन अगर मैंने 2 न्यूटन फोर्स की तो ऐसा नहीं है कि ये भी 2 न्यूटन हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं।
ये आगे को बस मूव कर जाएगी, आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन वाली डायग्राम से बिल्कुल अपोजिट होगी। इसके अलावा फार्मूला देखें तो वैसे फार्मूला है F इक्वल्स टू म्यू आर, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो बात की, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो था उसको Fs से शो करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से लिखते हैं, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्योंकि एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है तो इसको Fs से लिखते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ये बुक में आप जब देखेंगे तो ये दिया हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की। ये आर क्या है, ये आर क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है आर क्या है ये, बल्कि मैं इसको थोड़ा और सही तरीके से बना दूं, आर नॉर्मल रिएक्शन है। और ये जो आप देख रहे हैं ना म्यू, ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये म्यू जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन का आप कह लो को कांस्टेंट फ्रिक्शन का, ठीक है, म्यू। और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या है, ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस के ज़रिए जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है। ये मेरे पास एक सरफेस है और ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है लाइक दैट, एक इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड दैट फोर्स इज़ नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, इसको आर से शो करते हैं, ठीक है। सवाल है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का हम जो है यही फार्मूला होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी तो बिल्कुल यही फार्मूला होगा, बस हमने क्या करना है एफ और उसके साथ के छोटा सा लगा देना है इक्वल्स टू म्यू के छोटा सा और आर। ये आपका हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला, ठीक है। फार्मूले को आप जो है अपने हिसाब से मैथमेटिकली इधर उधर कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास मुझे आर दिया हुआ है और मुझे एफ भी दिया हुआ है, मुझे बोल रहे हैं कि बताओ कोफिशिएंट क्या होगा, तो ऑफ कोर्स आप फार्मूला बना सकते हैं कोफिशिएंट इक्वल्स टू ये आर को जब आप यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो फ्रिक्शन के पास जाके डिवाइड करेगा, तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आर मालूम करना है तो आर को इधर ले जाएं और कोफिशिएंट को इधर लेके आ जाएं। इसके अलावा यहाँ पे हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल दी हुई है। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये बुक में लाइंस आपकी लिखी हुई है, लेकिन बेहतर है लिखे हुए से बेहतर है कि हम एग्जांपल्स को मतलब थोड़ा देख के विजुअलाइज करके जो है समझे चीज़ों को। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की यहाँ पे बात करी गई है, एग्जांपल दी हुई है उसकी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मैन है, ठीक है, जो एक डब्बे को पुश कर रहा है। तो यहाँ पे मोशन होगी ये, क्योंकि इस साइड फोर्स लग रही है तो इस साइड ही बॉडी मूव करेगी, ठीक है, बॉडी इस साइड ही मूव करेगी ना, क्योंकि मोशन भी इस साइड ही लग रही है, सॉरी फोर्स भी इस साइड लग रही है, ठीक। अप्लाइड फोर्स भी इस साइड है तो मोशन भी इस साइड ही होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्रिक्शन आती है, यहाँ पे जब आप किसी भी हैवियर ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे आप जब पुश कर रहे हैं, आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर, तो उसके अपोजिट एक फ्रिक्शन होगी, उसके अपोजिट एक फ्रिक्शन होगी, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसको एफ के से लिखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। इसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कि कुछ और भी एग्जांपल्स थोड़ा सा मुझे और डिफाइन करना चाहिए यहाँ पे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये तब होती है जब एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे। जैसे आप स्लाइडिंग जो झूला खाते हैं, एक झूला होता है ना, स्लाइड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, वहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तो जब भी दो सरफेस के दरमियान में जो है एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे तो आपको ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे ही। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे जैसे ये एक बॉल है, ये एक बॉल जो है ये रोल करते करते आगे जाएगी, मतलब ऐसे 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 रोल करते करते आगे जाएगी। तो इसमें जो फ्रिक्शन है, इसमें जो बॉल में फ्रिक्शन है वो कौन सी फ्रिक्शन हुई, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉल रोल करते जा रही है तो इसलिए इस वजह से इस फ्रिक्शन को पर्टिकुलरली रोलिंग फ्रिक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बॉल है जो जा रही है इस तरफ, ठीक है, इस तरह से ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी, यहाँ पे एक वेट भी लग रहा है, ठीक है, टेबल के ऊपर ये बॉल जा रही है।
और यहाँ पे जो आपको है देखने को मिलेगी रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा एक फॉर्मूला दिया हुआ है एफ आर इक्वल्स टू म्यू आर एम जी, ये फॉर्मूला है रोलिंग फ्रिक्शन का। तो ये एम जी क्यों है भाई, यहाँ पे तो आना चाहिए आर आना चाहिए, तो गलत दिया हुआ है वो मिस, ये तो गलत दिया हुआ है इन्होंने, आपने गलत पढ़ाया है हमें। नहीं, एक्चुअली आप थोड़ा सा ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए, पहले बता देनी चाहिए थी कि आप जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन होता है वेट, बेसिकली बराबर होता है वेट के। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली एक वेट ही है, और वेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बराबर होता है mg के। वेट बड़ा मतलब इनडायरेक्टली सही, लेकिन आर भी बराबर होता है mg के, तो आर की जगह अगर मैं mg भी लिख लूँ तो वो भी सही है, वो भी सही है। आई होप आपको फ्रिक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, टाइप्स फ्रिक्शन की ये सब बेहतरीन तरीके से सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बुक में दिए हुए हैं, रीडिंग करने का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है ना, जो रीडिंग करने वाली कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने छोड़े हैं, मतलब मैं छोड़ देती हूँ, तो अगर आपको उसमें मुश्किल हो रही है, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो फिर बना दूँगी, अपलोड कर दूँगी।